हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है और कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है। जैसे कि नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, यही देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सिंधु नदी। कौन है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से निकलती है। जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से, जो कि कैलाश पर्वत है, वहाँ से निकलती है सिंधु नदी। और कहाँ जाके मिलती है? इसका संगम कहाँ है? कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। कहाँ मिलती है? कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके मिलती है। जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन है? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंगी नदी, सिंगी जास्कर नदी, गरवार क्या है, गौरवग, चू नदी, श्योक नदी, सिगार नदी और गिलगित नदी है। ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदी। सिंधु कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो कैलाश पर्वत है। और इसका जो कहाँ मिलती है? जाके पाकिस्तान के कराची में। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में जाके गिर जाती है। कौन? सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियाँ है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। मेन याद करिए झेलम। ठीक है, अब है सतलज नदी के बारे में आते हैं। कौन आते हैं अब? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल झील से निकलती है। कौन? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल झील के पास से निकलती है। कौन? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राकस्थाल झील के पास से निकलती है, जो ये कहाँ जाके मिल जाती है? कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। कौन? सतलज नदी। यानी कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर, कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन? सतलज नदी। सतलज नदी के जो सहायक नदी है सिप्ती है, वास्पा है और ब्यास है। सिप्ती, वास्पा, ब्यास किसके सहायक है? सतलज नदी की। ठीक है, अब आते हैं झेलम। झेलम को झेलते रहो, झेलम को झेलते रहो शेषनाग झील। क्या है? शेषनाग झील, जो कि बेरीनाग झरना कश्मीर में है। यानी झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, बेरीनाग झील झरना कश्मीर से। ये कहाँ जाके मिलती है? त्रिमू के निकट चिनाब नदी में। कहाँ मिलती है? त्रिमू के निकट चिनाब में मिलती है। कौन? झेलम नदी। झेलम नदी त्रिमू के निकट चिनाब नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, झेलम नदी का झेलता कौन कौन है? जैसे झेलता है किशनगंगा नदी, लिदार नदी, करवेश नदी और पुंछ नदी। ये सब क्या करता है? झेलम को झेलता है। यानी इसकी सहायक नदी है किशनगंगा, लिदार, करवेश और पुंछ नदी। अब आते हैं चिनाब। चिनाब नदी। चिनाब जो है लाहुल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा के निकट आती है चिनाब नदी, जो त्रिमू के निकट झेलम नदी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। सहायक नदी है रावी नदी, चंद्रा नदी और भागा नदी। चंद्रा, भागा नदी किसकी सहायक है? चिनाब नदी की। अब आते हैं रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन? रावी नदी। झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में। ये कहाँ जाके मिल जाती है? झांग जिले के सीमा पर चिनाब नदी में क्या मिल जाती है? रावी नदी जाके मिल जाती है चिनाब नदी में। और रावी का सहायक भी कौन है? चिनाबे है। रावी के सहायक चिनाब नदी है। अब आते हैं ब्यास। ब्यास कौन नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है ब्यास नदी, और हरिके के पास सतलज नदी में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी है जो कि रोहतांग दर्रा से निकलती है और हरिके के पास ब्यास नदी में जाके क्या हो जाती है? सतलज नदी। हरिके के पास सतलज नदी में जाके मिल जाती है। कौन? ब्यास नदी। और जो इसकी सहायक नदी है पार्वती, सैजन्य, तीर्थन और उहल है। कौन है? उहल।
अब है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कौन? गंगा नदी। गंगा नदी जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा नदी। ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा नदी ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन? गंगा नदी। ठीक है। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब किसकी सहायक है? गंगा नदी की सहायक है। अब यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी। बंदरपूछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से, यानी यमुना नदी बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कौन? यमुना नदी। और प्रयागराज गंगा में जाकर मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। इसकी सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी है। ठीक है। अब एक गोमती नदी। कौन नदी? गोमती। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से, कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से गाजीपुर के निकट गंगा नदी में, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में ये जाके गिर जाती है। कौन? गोमती नदी। और इसकी जो सहायक नदी है सई नदी, जोमुकाई नदी, वरना नदी, गच्छई नदी और चूहा नदी। ठीक है। अब है घाघरा नदी के बारे में। घाघरा। कौन है? घाघरा। घाघरा जो निकलती है तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है, यानी घाघरा नदी तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन? घाघरा नदी। ये जो है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक है। सॉरी, इसकी सहायक नदी है राप्ती, शारदा एवं छोटी नदी। गंडक क्या है? घाघरा की सहायक है। अब एक गंडक नदी। किसके बारे में आते हैं? गंडक नदी। तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत पर पटना के समीप सोनपुर नदी में गंडक नदी मिल जाती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा गंडक नदी पर है। अब एक कोसी नदी। प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा और अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद से काढ़ा गोलाब के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। अब है सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलछू, दूध कोसी और अरुण और तामुर कोसी जो है इसकी सहायक है कोसी की। कोसी क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। ठीक है। यानी सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलछू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी ये सब क्या? कोसी के सहायक है। अब है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कौन? चंबल नदी। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, कहाँ? एमपी में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के पास कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास, नेवाज, क्षिप्रा, दूधी गंगा। ये किसके सब सहायक है? चंबल नदी की। बेतवा नदी। कौन है? बेतवा नदी। बेतवा नदी है रायसेन मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाके ये क्या होती है? मिल जाती है। और धसान और बीना किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है। धसान और बीना किसकी सहायक है? बेतवा का। अब है केन नदी। कौन है? केन नदी। सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है केन नदी। चिल्लाबांव में यमुना नदी में ये जाके मिल जाती है। अब है कयान, सुनार और उर्मिल, ये क्या है? केन नदी की सहायक है। अब आते हैं सोन नदी। कौन है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। पटना से पूर्व में जाके गंगा में मिल जाती है। सोन की सहायक है महानदी, घग्गर, गोपत, श्रीहंद, कांकर, उत्तरी कोयली, ये सब किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक है। अब है दामोदर नदी। कौन है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार के पलामू से निकलती है। कौन? दामोदर नदी। ये फलुका के पास हुगली नदी में मिल जाती है। फलुका के पास हुगली नदी में मिल जाती है।
बराकर, कुनार, जमुनिया, ये क्या है? दामोदर नदी के सहायक नदी है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील के निकट येमा युंगडू यमुना से निकलती है। ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में मिल जाती है। अब है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, सकोस, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अब आते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी जो है नासिक यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से त्रंबकम पहाड़ी से निकलती है। कौन? दामोदर नदी। नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी घाट से त्रंबकम पहाड़ी से निकलती है। कौन? दामोदर नदी। यह मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? गोदावरी नदी। अब है प्रवरा, पूर्वा, मंजरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ये सब क्या है? गोदावरी की सहायक है। किसकी सहायक है? गोदावरी की। अब आते हैं कृष्णा नदी। कौन है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। ये जाके कहाँ मिल जाती है? विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। अब है कावेरी। क्या है? कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्गा जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन? कावेरी नदी। कावेरी नदी का सहायक है हेरांग, हेमावती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णवर्ती, भवानी, अमरावती, नोएल, ये सब क्या है? कावेरी नदी के सहायक है। अब है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। भरूच, भरौच अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी। अब है बुढ़नेर, बंजर, सर, तावाकुंड, शक्कर, हिरन, बरना, ये सब क्या है? नर्मदा की सहायक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलताई नगर के निकट से निकलती है। कौन? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलताई नगर से निकलती है। कौन? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कहाँ जाकर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में ताप्ती। और इसकी जो सहायक है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा और अनेर, किसकी सहायक है? ताप्ती की। अब है महानदी। मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट में जाके मिल जाती है, निकलती है। कौन? महानदी। यह कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा विरूपा नामक की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? महानदी। जो महानदी है इसके सहायक है शिवनाथ, हसदेव, हसदो, मांड, ईब, जोक, ये सब, कोयली, शंख, ओग, तेली, ये सब क्या है? महानदी की सहायक है। अब है साबरमती नदी का उद्गम अमरावली पर्वतमाला राजस्थान में होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यानी साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? अमरावली पर्वत से। साबरमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरावती नदी से, और अमरावती पर्वतमाला राजस्थान से है। और कहाँ जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बड़ा भागों में काटती है? माही। यानी भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बड़ा भागों में काटती है? माही। कौन? माही नदी। कौन नदी? माही नदी। अब है अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? किसका है? बंगाल की खाड़ी का। यानी अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार में। यानी गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार, पटना में स्थित है।
माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब विश्वासघाती नदी का संज्ञा किसे दिया जाता है? हुगली नदी को। विश्वासघाती नदी को किसे कहा जाता है? हुगली नदी को। वहीं बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुगली नदी को। अब संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। किसके किसके? असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद संकोच नदी सीमा बनाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पंचनद से जाना जाता है। किस नाम से? पंचनद से जाना जाता है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कश्मीर के बेरीनाग झरने से। यानी झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कश्मीर के बेरीनाग झरने से। किससे होता है? कश्मीर के बेरीनाग झरने से। अब हिमालयी नदियाँ 12मासी होती है। हिमालयी नदी क्या होती है? 12मासी, यानी 12 वर्षों भर जल चलते रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है? मौसमी होती है। अब एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी। एडन नहर किस नदी से निकाली? दामोदर नदी से निकाली गई है। ठीक है। अब नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। ले किस नदी किनारे बसा है? सिंधु। ले किस नदी किनारे बसा है? सिंधु। कानपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। कानपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। श्रावस्ती किस नदी किनारे बसा है? राप्ती। श्रावस्ती किस नदी किनारे बसा है? राप्ती। कोटा किस नदी किनारे बसा है? चंबल नदी। पटना किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी। पटना किस नदी किनारे बसा है? गंगा। वाराणसी किस नदी किनारे बसा है? गंगा। वाराणसी किस नदी किनारे बसा है? गंगा। गया किस नदी किनारे बसा है? फाल्गु। गया किस नदी किनारे बसा है? फाल्गु। गया किस नदी किनारे बसा है? फाल्गु। दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? यमुना। दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? यमुना। फर्रुखाबाद किस नदी किनारे बसा है? गंगा। फर्रुखाबाद किस नदी किनारे बसा है? गंगा। बैतूल किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती। बैतूल किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती। बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा है? अलकनंदा। बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा है? अलकनंदा। विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है? कृष्णा। विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा है? विजयवाड़ा कृष्णा। कुरनूल किस नदी किनारे बसा है? तुंगभद्रा। कुरनूल किस नदी किनारे बसा है? तुंगभद्रा। कुरनूल किस नदी किनारे बसा है? तुंगभद्रा। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी। नासिक किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। नासिक किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। नासिक किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। फतेहपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। फतेहपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। सूरत किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती। किस नदी किनारे? ताप्ती। सूरत किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती। तिलैया किस नदी किनारे बसा है? बराकर। तिलैया किस नदी किनारे बसा है? बराकर। तिलैया किस नदी किनारे बसा है? बराकर। कटक किस नदी किनारे बसा है? महानदी। कटक किस नदी किनारे बसा है? महानदी। गोरखपुर किस नदी किनारे बसा है? राप्ती। गोरखपुर किस नदी किनारे बसा है? राप्ती। इटावा किस नदी किनारे बसा है? यमुना। इटावा किस नदी किनारे बसा है? यमुना। मंगलौर किस नदी किनारे बसा है? नेत्रावती। मंगलौर किस नदी किनारे बसा है? नेत्रावती। मंगलौर किस नदी किनारे बसा है? नेत्रावती। विदिशा किस नदी किनारे बसा है? बेतवा। विदिशा किस नदी किनारे बसा है? बेतवा। विदिशा किस नदी किनारे बसा है? बेतवा।
प्रयागराज किस नदी किनारे बसा है? गंगा एवं यमुना। ये प्रयागराज किस नदी किनारे? गंगा व यमुना। प्रयागराज किस नदी किनारे बसा है? गंगा यमुना। रुद्रप्रयाग क्या है? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा। मंदाकिनी व अलकनंदा। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा। रुद्रप्रयाग कौन सा नदी किनारे बसा है? मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग, देवप्रयाग किस नदी किनारे बसा है? भागीरथी व अलकनंदा। भागीरथी व अलकनंदा। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किस नदी किनारे बसा? महानदी। भुवनेश्वर किस नदी किनारे बसा? महानदी। जबलपुर, जबलपुर किस नदी किनारे बसा? नर्मदा। जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? नर्मदा। बलिया, बलिया किस नदी किनारे बसा है? गंगा। बलिया किस नदी किनारे बसा है? गंगा। कन्नौज, कन्नौज किस नदी किनारे बसा है? गंगा। कन्नौज किस नदी किनारे बसा है? गंगा। लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? गोमती। लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? गोमती। हम लोग गए भी थे लखनऊ, गोमती नदी किनारे है नहाने धोने के लिए। जिस तरह पटना के NIT है उसी तरह है लखनऊ गोमती। ठीक है। अब है उज्जैन, क्षिप्रा नदी। उज्जैन कहाँ किस नदी किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी। कौन है? क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? साबरमती। बेंगलुरु, बेंगलुरु किस नदी किनारे बसा है? वृषभावती। क्या है? वृषभावती। बेंगलुरु किस नदी किनारे बसा है? वृषभावती। हाजीपुर किस नदी किनारे बसा है? गंडक। हाजीपुर किस नदी किनारे बसा है? गंडक। हाजीपुर किस नदी किनारे बसा है? गंडक। आगरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना। आगरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना। भागलपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। भागलपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। धुबरी किस नदी किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र। धुबरी किस नदी किनारे बसा है? धुबरी। धुबरी किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र। धुबरी किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र। सांची किस नदी किनारे बसा है? बेतवा। सांची किस नदी किनारे बसा है? बेतवा। ठीक है। अब देखते हैं मथुरा। क्या है? मथुरा। मथुरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना। मथुरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना। डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कौन है? ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। पुणे किस नदी किनारे बसा है? मूलामुथा। मूलामुथा। पुणे किस नदी किनारे बसा है? मूलामुथा। मूलामुथा। चेन्नई किस नदी किनारे बसा है? अडयार। चेन्नई किस नदी किनारे? अडयार। चेन्नई किस नदी किनारे? अडयार। कोलकाता किस नदी किनारे बसा? हुगली। कोलकाता किस नदी किनारे बसा? हुगली। कोलकाता किस नदी किनारे बसा? हुगली। श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे बसा? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे बसा? कावेरी। गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा? ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा? ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा? ब्रह्मपुत्र। पंढरपुर। पंढरपुर किस नदी किनारे बसा? भीमा। पंढरपुर किस नदी किनारे? भीमा। होशंगाबाद। होशंगाबाद किस नदी किनारे बसा? नर्मदा। होशंगाबाद किस नदी किनारे बसा? नर्मदा। नेल्लोर। नेल्लोर किस नदी किनारे बसा? पेन्नेरू। कौन है? पेन्नेरू। तंजावुर। तंजावुर राष्ट्रीय तंजावुर कहाँ किस नदी किनारे बसा है? कावेरी। तंजावुर किसके किनारे बसा है? कावेरी। संबलपुर। संबलपुर किस नदी किनारे बसा है? महानदी। संबलपुर किस नदी किनारे बसा? महानदी। देवप्रयाग। देवप्रयाग किस नदी का? भागीरथी और अलकनंदा। जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा एवं खरकोई। जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा और खरकोई। स्वर्ण रेखा और खरकोई। ओरछा किस नदी किनारे बसा है? बेतवा। ओरछा किस नदी किनारे बसा है? बेतवा। भरूच किस नदी किनारे बचा है? नर्मदा। भरूच किस नदी किनारे बचा है? नर्मदा। भरूच किस नदी के? भरूच नर्मदा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? सरयू घाघरा। अयोध्या किस नदी के? सरयू घाघरा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? सरयू घाघरा। विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग किस नदी के? धौली गंगा व अलकनंदा। विष्णुप्रयाग किस नदी किनारे? धौली गंगा व अलकनंदा। विष्णुप्रयाग क्या है? विष्णुप्रयाग किस नदी? धौली गंगा व अलकनंदा। धौली गंगा अलकनंदा। रावत भाटा। रावत भाटा किस नदी के? चंबल नदी। रावत भाटा किस नदी के? रावत भाटा चंबल नदी। जौनपुर। जौनपुर किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी। जौनपुर किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी। मंडी। मंडी किस नदी किनारे? ब्यास नदी। मंडी किस नदी किनारे बसा है? ब्यास नदी। लुधियाना। लुधियाना किस नदी के? सतलज नदी। लुधियाना किस नदी किनारे? सतलज नदी। पणजी। पणजी किस नदी किनारे बसा? मांडवी। पणजी किस नदी का? मांडवी। बक्सर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। बक्सर किस नदी किनारे बसा है? बक्सर गंगा। और नासिक। नासिक किस नदी किनारे बसा है? गोमती। नासिक किस नदी के? गोमती। नासिक किस नदी के? गोमती। नासिक किस नदी किनारे बसा है? नासिक किस? गोदावरी।
नासिक किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। सांची किस? बेतवा नदी। सांची कहाँ बस? सांची किस नदी किनारे बसा है? बेतवा नदी। मुंगेर, मुंगेर किस नदी किनारे? गंगा। मुंगेर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। ग्वालियर, ग्वालियर किस नदी किनारे बसा है? चंबल। ग्वालियर किस नदी किनारे बसा है? चंबल। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? झेलम। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? झेलम। मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? रामगंगा। मुरादाबाद किस नदी किनारे बसा है? रामगंगा। मुरादाबाद किस नदी किनारे बसा है? रामगंगा। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे? कावेरी। तिरुचिरापल्ली किस नदी? कावेरी। हरिद्वार किस नदी किनारे? गंगा। हरिद्वार किस नदी किनारे बसा? गंगा। चंबा, चंबा नदी किस नदी के? रावी। चंबा नदी किस नदी किनारे बसा है? रावी नदी। चंबा किस? रावी नदी। गांधीनगर, गांधीनगर किस नदी? साबरमती। गांधीनगर किस नदी किनारे बसा है? साबरमती। नांदेड़, नांदेड़ किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। नांदेड़ किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। मदुरै, मदुरै किसके किनारे बसा हुआ है? बैगई नदी। मदुरै किस नदी किनारे बसा है? बैगई नदी। हावड़ा, हावड़ा किस नदी किनारे बसा? हुगली। हावड़ा किस नदी किनारे बसा है? हुगली। अजमेर किस नदी किनारे बसा है? लूनी। अजमेर किस नदी किनारे बसा है? लूनी। अजमेर किस नदी किनारे बसा है? लूनी। फतेहपुर, फतेहपुर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर प्रमुख नगर हैं। यानी फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर ये सब कहाँ है? गंगा नदी पर है। कहाँ है? गंगा नदी पर बसे हुए हैं। अब आते हैं जलप्रपात और झीलें। क्या है? जलप्रपात और झीलें के बारे में देखते हैं। ठीक है, जलप्रपात और झीलें। अब है कर्नाटक में स्थित गोकाक, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा। गोकाक, गोकाक जलप्रपात किस नदी किनारे है? गोकाक घाट प्रभा। कौन है? घाट प्रभा। गोकाक किस नदी, किस जलप्रपात पर है? घाट प्रभा नदी पर। ठीक है। हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। यानी हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। अब है तस्सो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। तस्सो मुरारी झील किस राज्य में है? लद्दाख में। तस्सो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। किस पर स्थित है? शरावती नदी पर। अब है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कौन है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा, कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चित्रकूट जलप्रपात। कौन है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि उसकी ऊंचाई कितना है? 29 मीटर है। यानी भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? किसको? चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि ऊंचाई कितना? 29 किलोमीटर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन है? गोविंद सागर झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भारत की क्या है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील है। कौन है? सांभर झील। यानी भारत की खारे पानी, क्या भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान। सांभर झील, राजस्थान। अब है दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यानी दूध सागर क्या है? दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, किस पर? गोवा सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी पर स्थित है। अब भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात, भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात, नदी और राज्य। जलप्रपात, नदी, राज्य। दूध सागर क्या है? दूध सागर मांडवी। दूध सागर किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। कौन से राज्य में? गोवा कर्नाटक के सीमा पर। गोवा कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है।
अब है धुआंधार जलप्रपात, क्या है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब नोकालिकई जो कि कहाँ? मेघालय में। नोकालिकई कहाँ? मेघालय में। अमृत धारा देवधारा कहाँ है? सहदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ कोरिया। छत्तीसगढ़ कोरिया। अब एक केंदाई जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दूध धारा जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। दूध धारा जलप्रपात है कहाँ? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णा रेखा पर। कहाँ? हुंडरू जलप्रपात सुवर्णा रेखा पर, रांची झारखंड में। रांची झारखंड में। जोग्या गढ़सोपा कहाँ है? शरावती नदी पर, कर्नाटक। शरावती नदी पर, कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी कहाँ है? कावेरी कर्नाटक। कावेरी कर्नाटक में है। कपिल धारा क्या है? कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? अनूपपुर मध्य प्रदेश में। अब चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़। यानी चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, जो कि कहाँ? बस्तर छत्तीसगढ़ में। जोन्हा गौतम धारा कहाँ है? जलप्रपात राढ़ू। कहाँ है? राढ़ू रांची झारखंड में। चुलिया जलप्रपात कहाँ? चंबल नदी पर, राजस्थान। चुलिया जलप्रपात कहाँ? चंबल राजस्थान में है। अब है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? कहाँ है? नर्मदा नदी पर। यानी धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। यानी धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जो जबलपुर में है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा। कहाँ है? अलकनंदा। यानी वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है? अलकनंदा नदी। कौन है? अलकनंदा नदी पर। अब है पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील है। यानी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। अब है भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं। यह झील संबंधित राज्य झील और कहाँ किस राज्य में स्थित है देखते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजसमंद झील कहाँ स्थित? राजस्थान। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। सात ताल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। इसमें एक ध्यान देना, ताल जहाँ लगे ताल समझिए उत्तराखंड। कहाँ लगे? उत्तराखंड। अष्टमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल। अष्टमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल। फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान। फतेह सागर कहाँ है? राजस्थान। अब आते हैं डल झील। अब डल झील क्या है? डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जहाँ नाग आए वहाँ जम्मू कश्मीर। जहाँ नाग आए वहाँ जम्मू कश्मीर। लोकटक झील लटकते रहो मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। सांभर झील राजस्थान। सांभर देखिए, सांभर लोग कहता है सांभर कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में ही सांभर मिलता है, वो इसीलिए वहाँ पे नाम भी हो गया है सांभर। तो राजस्थान में जाओ, खाओ सांभर और झील का मजा लो। ठीक है। डिंडवाना झील कौन है? डिंडवाना झील कहाँ है? राजस्थान। डिंडवाना झील कहाँ है? राजस्थान। डिंडवाना झील कहाँ है? राजस्थान। राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड।
कोलेरू, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रूपकुंडा, रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड। फुलहर, फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। अब हमीरसर कहाँ है? गुजरात। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में। उदय सागर, उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान। उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान। उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान। नागिन, नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लुनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लुनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मानस बल, मानस बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मानस बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मानस बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। 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 अब महाराष्ट्र में स्थित लुनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र में स्थित लुनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है। अब जल संसाधन एवं सिंचाई एवं नहरें। जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। ठीक है। भारत में जल संसाधन के स्रोत, भारत में जल संसाधन के स्रोत धरातलीय पृष्ठीय तल, धरातलीय पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल। क्या है? वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल, महासागरीय जल। ठीक है। धरातलीय पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। ठीक है। यानी भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन है? धरातलीय जल, भूमिगत जल और वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल स्थित है। ठीक है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। अब सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। कौन सा स्थान है? प्रथम। ये सब क्या है? भारत में जल संसाधन के स्रोत। ठीक है। ये जो है आप भारत जल संसाधन, सिंचाई और नहरें के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन, सिंचाई और नहरें के बारे में। ठीक है। अब सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। यानी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सिंचित के क्षेत्र में प्रथम स्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश। नलकूप का बात कहें तो कहाँ होता है? यूपी में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसे माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया, यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। यानी आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर किसे माना जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन सा है? कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। अब भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? क्या है? दिनशा जे दस्तूर ने। यानी भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं व नलकूप। यानी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? सतलज से। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। सरहिंद नहर किससे निकलती है? सतलज नदी से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को
विश्व जल दिवस 22 मार्च, यानी 2-2 मार्च जल दो, यानी 2-2 मार्च यानी मार्च जल दो। ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। वहीं कहते हैं राष्ट्रीय जल दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाता है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी मनाई जाती है 14 अप्रैल को। उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय जल दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? जैसे कि सर्वसंचित यानी सिंचाई करने वाला सिंचित क्षेत्र के क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। हरियाली, हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर के विकास से हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ, जल संभर के विकास के लाभ देखते हैं। जल संभर के विकास के लाभ, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास। ठीक है, कृषि, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। अब इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1958 को। किस कब हुआ था? 1958 में। यानी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब किया गया था? 1958 में। यानी इंदिरा गांधी नहर का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? कितनी है? 40,000 क्यूसेक। यानी फरक्का जो जल है उसका जल वहन की क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। यानी विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था कौन है? गंगा नहर है। कौन है? गंगा नहर। कौन है? गंगा नहर। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 में। गंगा नहर की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? किससे निकलती है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। अब है भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार देखते हैं। लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना यानी भारत की जो सिंचाई परियोजना है सबसे पहले आता है लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। यानी लघु जो सिंचाई होती है उसमें 2000 हेक्टेयर से कम की सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है कुआं। क्या आता है? कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। ठीक है, यानी कितना जो लघु सिंचाई है कितना 2000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई लघु सिंचाई के अंतर्गत की जाती है। और कितना 62% सिंचाई की आवश्यकता यानी ड्रिप सिंचाई से की जाती है। ठीक है, भारत की 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन को परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, यानी 2006 को बढ़ा के क्या कर दिया है? 2010 में राष्ट्रीय लघु यानी सूक्ष्म सिंचाई मिशन में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है,
अब है मध्यम सिंचाई परियोजना। क्या है? मध्यम सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। यानी मध्यम जो सिंचाई होती है इसमें 2000 से 10,000 के बीच, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचाई की जाती है। ठीक है। इसमें नहरों की सिंचाई प्रमुख है। इसमें जो मध्यम वर्ग के होते हैं, मध्यम सिंचाई होता है, इसमें नहरों से सिंचाई ज़्यादा की जाती है। ठीक है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है और छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजना में रखा गया है। ठीक है। अब बृहद सिंचाई परियोजना। क्या है? बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसमें 10,000 हेक्टेयर से क्या होती है? अधिक बृहद सिंचाई जो होती है। 10,000 हेक्टेयर आपका भूमि है तो उससे अधिक का सिंचाई किससे किया जाता है? बृहद सिंचाई परियोजना से की जाती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर क्या किया जाता है? बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है और सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। बड़ी और मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाती है। यानी 38% सिंचाई जो होती है आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। अब जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। क्या कहलाती है? फर्टिगेशन। यानी जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई को क्या करते हैं? फर्टिगेशन। ठीक है। अब भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। भारत में क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नलकूप से ही सिंचाई की जाती है, इसलिए भारत में सिंचाई का मुख्य क्या हो गया? नलकूप हो गया। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों, तालाबों द्वारा की जाती है। और अब तो तालाबों से कम किया जाता है, आजकल पंपू सेट से, इलेक्ट्रिक वाला से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं। क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी। क्या? नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज पर। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर हुआ है। अब भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा का है, पंजाब का है और राजस्थान का। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है किसका है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तीनों का मिल के बनाया गया भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है। सरदार। क्या है? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। यानी सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड। कौन है? पश्चिम बंगाल और झारखंड है। दामोदर परियोजना कौन परियोजना? दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है। यानी सरदार सरोवर बांध को सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को। सबसे कम लाभ किसको मिलता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश को मिलता है। अब है ओंकारेश्वर। अब आते हैं ओंकारेश्वर के बारे में। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। अब है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। यानी भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन है? शिव समुद्रम। अब तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यानी तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। यानी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है?
कृष्णा नदी, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। अब है नागार्जुन। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य में विवादित है। यानी बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है? राज्यों से मध्य विवादित है। ठीक है। अब आते हैं गांधी सागर बांध किन परियोजनाओं का भाग है? किसका है? चंबल परियोजना है। यानी गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध है किस परियोजना का थी है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। अब है जवाहर सागर बांध। क्या है? जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध कौन है? टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। किस पर किया गया? भागीरथी। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर किया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। अब है तिलैया मैथन एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी। कौन नदी? बराकर नदी। यानी तिलैया मैथन एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। कौन नदी? बराकर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई है। अब है सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। यानी सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध, कौन बांध? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। यानी भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। कहाँ की गई है? दार्जिलिंग में। अब है भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना है। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना है, नदी है, परियोजनाएं है। ठीक है। नदी परियोजना है। सतलज नदी कौन है? सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना है देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। और नाथपा झाकरी बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कोल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अब आते हैं झेलम नदी। कौन नदी? झेलम नदी। झेलम नदी कौन कौन सा बांध है? किशन गंगा तुलबुल परियोजना। किशन गंगा तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम पर है। किस पर है? झेलम। किशन गंगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अब है चिनाब नदी। कौन है? चिनाब नदी। सलाल बांध, दुलहस्ती अस्किनी बांध और बगलिहार बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। सलाल बांध, दुलहस्ती अस्तनी यानी अस्किनी बांध किस पर है? बगलिहार। और बगलिहार बांध किस पर है? चिनाब नदी पर। अब है रावी नदी के बारे में आते हैं। कौन नदी? रावी नदी। रावी नदी जो है थीन बांध, चमेरा परियोजना। थीन बांध और चमेरा परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी। थीन नदी और रावी नदी पर बांध है। थीन बांध और चमेरा परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। अब आते हैं ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी जो बांध है पोंग और हरिके बांध। पोंग और हरिके बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी। पोंग और हरिके बांध किस नदी पर है? हरिके बांध, ब्यास नदी। गंगा नदी पर आते हैं।
टिहरी बांध, गंगा नदी पर कौन है? टिहरी बांध, जिसे भागीरथी बांध भी कहा जाता है। और फरक्का बांध क्या है? फरक्का बांध। फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी। फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी। यमुना, यमुना नदी कौन कौन से बांध है? लखवर ब्यासी बांध, लखवर ब्यासी बांध यमुना नदी पर है। यानी लखवर ब्यासी बांध किस नदी पर है? किस पर है? यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी पर। रामगंगा नदी, रामगंगा कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना किस नदी पर? रामगंगा नदी पर है। घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है घाघरा बांध पर है। घाघरा नदी किस पर है? घाघरा बांध पर है। शरावती नदी जो है शारदा बांध पर है। शरावती नदी शारदा बांध पर। अब चंबल नदी आते हैं। चंबल नदी भी कौन कौन से परियोजना है? गांधी सागर। कौन है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर, राजस्थान में है। ठीक है। बेतवा नदी पर, कौन है? बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। अब आते हैं सोन नदी पर। सोन नदी पर जो बांधे हैं उसको परियोजनाएं देख रहे हैं। डेहरी में सिंचाई, डेहरी अंचल जिसे बोला जाता है सोन नदी पर है। डेहरी में सिंचाई जिसे। अब है बरास वान सागर बांध कहाँ है? सोन नदी। किस नदी पर है? सोन नदी। डेहरी में सिंचाई नहीं होगा, डेहरी और सोन होगा, जो कि इसमें डेहरी में सिंचाई लिखा हुआ है। सोन नदी पर है। ठीक है। अब है दामोदर नदी पर कौन सा परियोजना है? पेंच हिल। कौन परियोजना है? पेंच हिल। तिलैया परियोजना, कोनार परियोजना, अय्यर परियोजना, बगरमो परियोजना, बगरमो बांध परियोजना, मैथान परियोजना कहाँ है? दामोदर नदी पर है। अब है गोदावरी। क्या है? गोदावरी नदी राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध में है। गोदावरी नदी राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध पर है। कृष्णा नदी श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध पर है। कृष्णा नदी श्रीशैलम नागार्जुन सागर बांध पर है। तुंगभद्रा जो है मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध पर, मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध पर है। कावेरी नदी मंटूर बांध पर है। कावेरी नदी मंटूर बांध पर है। नर्मदा नदी महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरोवर बांध किस पर है? नर्मदा नदी पर है। अब आते हैं ताप्ती नदी जो है काकरापाड़ा बांध, उकाई बांध किस पर है? ताप्ती नदी पर है। अब है गंडक नदी त्रिवेणी के पास, बैराज के पास है। यानी गंडक जो है, गंडक पर जो परियोजनाएं बनाया गया कहाँ? त्रिवेणी के पास बैराज। यानी जो बैराज बना है आधा नेपाल का आधा इंडिया का है। ठीक है। वाल्मीकि नगर के पास है, त्रिवेणी नहर के पास बैराज। अब है कोसी नदी जो है कोसी परियोजना, कोसी पर ही कोसी परियोजना बनाया गया है। ठीक है। अब आते हैं ताप्ती नदी। कौन है? ताप्ती नदी काकरापाड़ा बांध, उकाई बांध। महानदी जो है हीराकुंड। कौन है? हीराकुंड परियोजना है। तिरकपाड़ा और बरोज बांध कहाँ बनाया गया? महानदी पर। माही नदी पर आते हैं। माही नदी जो है, माही नदी पर बनकबोरी बांध। कौन है? बनकबोरी बांध। कदाना बांध कहाँ बनाया गया? माही नदी पर बनाया गया। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। उत्तराखंड के पिथौरा जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। अब भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता। संधि समझौता संबंधित देश संधि समझौता की प्रकृति। शारदा महाकाली संबंधित है नेपाल से। किससे संबंधित है? नेपाल से। जो 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। अब है कोसी जो है नेपाल में। कोसी कहाँ? किस देश से संबंधित है? नेपाल से। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण से संबंध में 1954 का समझौता 1966 से संबंधित है। गंडक
किस नेपाल से संबंधित है? गंडक किससे संबंधित है? नेपाल से। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण संबंध में 1959, यानी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1959 में, 19 समझौता के तहत हुआ था। अब है गंगा, जो गंगा है बांग्लादेश, गंगा जो है किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी संबंधित वर्ष 1996, कब हुआ था? 1996 की भारत बांग्लादेश संधि पर हुआ था। सिंधु नदी तंत्र झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इनकी सहायक नदियां हैं पाकिस्तान के। सिंधु नदी तंत्र जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु जल 1960 में समझौता हुआ था। 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है। अब है जल धाका चुखा, ताला, मांग देछू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में। कहाँ स्थित है? भूटान। भारत के सहयोग से निर्मित है। भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित है। अब महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। अब है तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की है। अब मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अब है कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कल्पोंग परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है? यानी आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से कहा है। ठीक है, अब है अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस पर स्थित है? कृष्णा। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापोंग। कौन है? सिंद्रापोंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिंद्रापोंग यानी जल विद्युत स्टेशन सबसे पहले कहाँ का बना था? सिंद्रापोंग। अब है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए, जो कि आजकल हमारे मोदी जी चला रहे हैं अमृत भारत योजना। ठीक है, नदियों को जोड़ने के योजना चलाए थे। जैसे कि कोसी मेची परियोजना जो कब आया था? कोसी घाघरा को जोड़ना था। कोसी मेची जो परियोजना आया था जो कि कोसी घाघरा को जोड़ने के लिए आया था। अब है गंडक और गंगा को जोड़ने का जब आया था घाघरा यमुना को। ठीक है, अब शारदा यमुना जब आया था तो ये शारदा यमुना परियोजना है। गंगा दामोदर और सुवर्ण रेखा तीनों का परियोजना है। महानदी गोदावरी परियोजना है। गोदावरी कृष्णा परियोजना है। केन बेतवा परियोजना है। पावर्ती काली सिंधी चंबल परियोजना है। पावर्ती काली सिंधी चंबल परियोजना। अब है पार तापी नर्मदा, तीन को ये परियोजना नदी जोड़ा गया था। अब है दमन गंगा और पिंजाल को जोड़ा गया था। देवती और वर्धा को जोड़ा गया था। नेत्रावती और हेमावती परियोजना को साथ दोनों को जोड़ा गया था। अब है किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर है। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। किस पर हुआ है? कोठारी। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर हुआ है। अब है बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब है सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश।
सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय परियोजना है सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परियोजना और पर्यटन आदि की अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी बहुउद्देशीय जो परियोजना है सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परियोजना और पर्यटन आदि की अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तीस्ता कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चिनाब पर। यानी दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चिनाब नदी पर किया गया है। अब है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। यानी जो तुंगभद्रा परियोजना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की क्या है? दोनों की संयुक्त परियोजना है, जो मलपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी के यानी कृष्णा की सहायक में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब एक कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तथा पुदुचेरी। यानी कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य है। अब है हमारे प्रधानमंत्री लाए थे कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में, चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अब आते हैं, यह योजना 2015 प्रारंभ हुई थी। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में हुई थी। और इस योजना को 2025-26 के लिए विस्तारित कर दिया गया है। यानी 2015 में तो आया था, लेकिन इसे कब तक विस्तारित कर दिया? 2025-26 के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा निश्चित करना है। यानी प्रधानमंत्री का कहना है, यानी आप मोटर से ले जाइए, नल के द्वारा ले जाइए, पॉइंट बना के ले जाइए, चाहे जैसे ले जाइए, लेकिन आपके खेत तक जल जाएगा ही। ठीक है, तो ये कब किसने किया है? 2025-26 तक हमारे प्रधानमंत्री का योजना है। ठीक है, अब इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन की नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी किसके द्वारा? जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब है, जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती आ रही है, यानी जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। यानी जो नदियाँ हिमालय निर्माण से पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। अब देखते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। कृषि एग्रीकल्चर यानी शब्द एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री का अर्थ होता है मृदा तथा कल्चर का मतलब होता है कृषि। ठीक है, एग्री का अर्थ होता है मृदा, कल्चर का अर्थ होता है कृषि। ठीक है, इसी से हुआ एग्रीकल्चर। यदि खाद्य का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14% अधिक आर्द्रता अगर रहा तो आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसल एवं बुआई अवधि। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसल एवं बुआई अवधि फसल प्रमुख फसल है, बुआई अवधि है और कटाई अवधि है। रबी फसल कौन है? रबी फसल शीतकालीन फसल होता है। रबी फसल कौन सा कालीन होता है? शीत फसल होता है, जो कि शीत फसल यानी अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। जैसे में गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, राई तथा आलू आदि है। यानी रबी फसल, कौन फसल? रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में जिसे बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर। जैसे
अभी महीना कौन चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर। अगला महीने से क्या बुआना स्टार्ट हो जाएगा? गेहूँ। उसके बाद जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू। अगला महीने से सब बुआना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सबकी खेती स्टार्ट हो जाएगी। यानी सितंबर चल रहा, अक्टूबर से खेती स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जिसे मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसी को क्या बोलते हैं? रबी फसल। क्या बोलते हैं? या शीतकालीन फसल भी कहते हैं, जो कि ठंडा में जो फसल होता है उसी को तो शीतकालीन। लोग कहता है कि आलू में पाला मार दिले है, तो इसका मतलब कब होता है? शीतकाल में होता है। ठीक है, अब आता है खरीफ फसल, जैसे ग्रीष्मकालीन फसल। देखिए, खरीफ फसल को क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मी वाला फसल बोलते हैं। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि की जो खेती होती है ये खरीफ फसल होती है। जैसे खरीफ फसल कब होती है? ग्रीष्मकालीन, यानी जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यानी खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे किसको? चावल की बुआई कब की जाती है? जून में। जून में बुआना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी समझ लाई सब मैंने जो भी है कटाई रहा। ठीक है, अब इस महीने में सब जिसका धान होगा सबका कट जाएगा। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। ठीक है, यानी जून जुलाई में बोया जा रहा है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। यानी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा। ठीक है, अब है जायद फसल। कौन होता है जायद फसल? ना ही गर्मी ना ही ठंडी, शीत एवं ग्रीष्म के मध्य, शीत एवं ना ही ठंडा ना ही गर्म, दोनों के मध्य में होता है जायद फसल। जैसे तरबूज, जैसे जानते हैं हम लोग के यहाँ गन्ना होता है। ठीक, जब गन्ना का खेती खत्म होता है तो बालू वाला एरिया है तो वहाँ पे रोपने लगता है सब कथी? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब है। देखिए, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। किसमें? जायद। ये सब जायद फसल है। इसमें कब की जाती है? शीत ऋतु, शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की जाती है। ठीक है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडा। अगर और ज़्यादा गर्मी लगे तब नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा हो तभी नहीं होगा। जिसे मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। किसे? जायद फसल को। यानी अप्रैल मार्च में बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। अब है कृषि में युग्म पैदावार। कृषि में युग्म पैदावार का क्या अर्थ है? विभिन्न मौसम में दो फसलें उगाना, यानी विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित खेती यानी एक फसल में यानी एक फसल बुआई करो, यानी दो फसल बुआई एक साथ कर सकते हो, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, यानी पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। अब भारत में संकर यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में है। यानी भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किसका है? राजस्थान में है। अब है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। यानी दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। अब है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश है। अब भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। यानी भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। अब गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? कौन सा है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। यानी गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं सबसे अच्छी है? मतलब कम ताप, मतलब मध्यम ताप हो और मध्यम वर्षा हो, वहीं क्या है? गेहूं के लिए उपयुक्त है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25
डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान पर आदर्श जलवायु की दशाएं मानी जाती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान पर आदर्श जलवायु मानी जाती है। अब है कल्याण। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? कल्याण सोना किसकी है? गेहूं की। यानी कल्याण सोना जो है गेहूं की एक ऐसी फसल है जो कि मोटा मोटा दाना होता है रेड कलर का, और क्या होता है बहुत ही मस्त मतलब अच्छा गेहूं माना जाता है कल्याण सोना को। ठीक है। अब है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? किसकी होती है? धान की। यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की सबसे ज़्यादा खेती होती है? धान की खेती होती है, यानी कि धान चावल की खेती। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? कौन है? चावल। यानी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में भी की जा सकती है। ये मक्का जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है। मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। अब है जायद पद्मा पूसा सुगंध 5 जमुना एवं कृष्णा की फसल की उन्नति किस्म क्या है? धान है। यानी जया क्या है? जया पद्मा पूसा सुगंधा 5 जमुना कृष्णा, ये सब किसके फसल है? कि धान की है। किसकी है? धान की है। अब है ग्रीन गोल्ड। क्या है? ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। अब है धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नीलहरी शैवाल का। यानी धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक में किया था? नीलहरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला। किसे कहा जाता है? यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे कपास की खेती किया जाता है, उसे सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा जिला है? खरगोन जिला। कौन जिला? खरगोन जिला को सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है। अब भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत की सभी फसलों में गन्ने की फसल के अंतर्गत उसमें शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र की सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र सिंचित क्षेत्र का क्या है? प्रतिशत सर्वाधिक है। अब है परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धी ज्वार के। परभानी शक्ति किसकी शक्ति है? जैव संवर्धित ज्वार की है। अब है करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। अब है कृषि उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। कृषि उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां, जैसे क्रांति है कृषि है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल सब्जी उत्पादन बागवानी उत्पादन, जिसे बोलते हैं किसे? सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। फल उत्पादन सब्जी उत्पादन बागवानी और कृषि उत्पादन क्या है? सुनहरी क्रांति है। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। कृष्ण या काली क्रांति खनिज तेल या पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर होता है। ठीक है। नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहता है। गोल क्रांति आलू उत्पादक। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
अब है इंद्रधनुष क्रांति, कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अब है अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना, अमृत क्रांति के तहत नदियों को जोड़ने की योजना जो है अमृत क्रांति से। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि करना तो सदाबहार क्रांति है। गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन और झींगा मछली क्या होता है, गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन किससे होता है, लाल क्रांति, यानी लाल क्रांति किसे कहते हैं, मांस या टमाटर उत्पादन को लाल क्रांति में कहा जाता है। अब है बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, उष्ण एवं शुष्क, यानी बाजरे की कृषि किस में की जाती है, उष्ण एवं शुष्क में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी है, मूंगफली है। अब है आंस और बोरो किस फसल की किस्म है, धान की। आंस और बोरो किस फसल की किस्म है, धान की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। अब है कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली का, यानी कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली का। अब है किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, दलहनी में, यानी जो दलहन का पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन क्या होता है, भरपूर होता है उसके जड़ों में, यानी खेत को क्या बनाता है, उर्वरा बनाता है। क्या बनाता है, उर्वरा। अब है दलहनी, क्या है, दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्यों से प्राप्त होता है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। किससे होता है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके क्या, उत्पादकता बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता से दोनों में हुआ है, गेहूं। क्या है, गेहूं के, यानी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, गेहूं का। हरित क्रांति में किस फसल की सर्वाधिक उत्पादन किया गया है, किसमें, मैक्सिकन गेहूं में। यानी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त हुआ है, किससे हुआ है, चाय से हुआ है। किससे हुआ है, चाय से हुआ है। अब लाल बिगलन किस फसल का रोग है, किसका, गन्ना का। लाल बिगलन किस फसल का रोग है, गन्ना का। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसमें वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है, भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1986 में। कब की गई थी, 1986 में। यानी तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1986 में। मक्के की फसल के तैयार होने की औसत अवधि कितनी है, 90 से 120 दिन। 90 से 120 दिन मक्के की फसल तैयार होने के लिए कितना दिन चाहिए, 90 से 120 दिन चाहिए। अब आते हैं प्रमुख कृषि संगठन एवं प्रमुख मुख्यालय। कृषि संगठन क्या है, कृषि संगठन। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ओलेप्पो। कहाँ है, ओलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है, मुंबई। कहाँ, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं वृद्धि केंद्र कौन है, मैक्सिको। कौन है, मैक्सिको।
कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। रबर बोर्ड की स्थापना कोट्टायम केरल, कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड का स्थापना कहाँ हुआ था? कोचीन केरल, कोचीन केरल में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड की स्थापना कहाँ है? नई दिल्ली, कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। अब दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची के पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। यानी दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। कितना बड़ा चैप्टर है ये? 1 2, अच्छा 2 और है, 10 मिनट, बड़ा चैप्टर है ये। अब भारत में झूम कृषि क्या है? भारत में झूम कृषि के बारे में देखते हैं। क्षेत्र है राज्य, ठीक है। झूम कृषि से प्रकार, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, कहाँ? झूम कृषि, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, पामा, डाबी, केमा, बरीगा, ये सब कहाँ का है? सब ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। पश्चिम घाट कुमारी। केरल पोनम या पोनम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया, मसान, पोंडा और बीरा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बराल, क्या है? बराल। अब मणिपुर, कौन है? मणिपुर में पलामू, मणिपुर में कौन होता है? पलामू खेती की जाती है। हिमालय क्षेत्र में खील खेती की जाती है। कौन खेती? खील खेती। झारखंड में कौन की जाता है? कुरुल या कुरावा खेती, कुरुल या कुरावा। छत्तीसगढ़ या बस्तर जिला में दीपा खेती, कौन? दीपा खेती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा खेती, कौन? दीपा खेती। यानी बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान या चाय है, कौन है? धान या चाय है। यानी बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन है? धान या चाय है। अब भारत के किस राज्य को मसालों की बगीचा कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। अब लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, लौंग जो होती है पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। जिसकी सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला को जाना जाता है? काली मिर्च। यानी काला सोना भारत में किसे जाना जाता है? काली मिर्च को जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। काजू उत्पादन में कहा जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 में है। अब अगला क्वेश्चन, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? मक्के का। यानी शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसका है? मक्के की फसल है। अब वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जम्मू कश्मीर। जो आजकल केसर का जो उत्पादन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, ये पता है क्या कर रहा है? कहीं कहीं मकई का जो होता है ना, फेंकता है पतला पतला, उसी को रंग के केसर बना दे रहा है सब। ये भी थोड़ा सा फर्जी आ गया है केसर का, ठीक है। लेकिन केसर खाना में डालने पे एक स्वादिष्ट एक चेंज ही हो जाता है। बड़े बड़े आदमियों के लिए होता है केसर, इसलिए कि इतना सा ग्राम रहेगा, 500 का रहेगा, छोटा सा एक था इतना बड़ा तिल्ली, ठीक है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 34 डिग्री सेंटीग्रेड से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपयुक्त माना जाता है। जो चाय की खेती होती है पहाड़ी ढाल क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपयुक्त मानी जाती है। किसकी? चाय की खेती। अब प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोमा 2 है, कुफरी चिप्सोमा 2 है। अब ललित किस्म कौन है? ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद के। ललित जो है किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद के। अब उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ
कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? जापान। देखिए पहले यहाँ पे भी भारत में मंडुआ कोदो का लोग बना के खाना खाता था उसका माड़ उड़ से, लेकिन आजकल ये बंद हो चुका है भारत में, ठीक है। अब आजकल कहाँ जा रहा है? जापान में। अब निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल के उत्पादन किया जाता है। अब अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद। अदरक के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी खाद्य पदार्थ उत्पादन में सबसे पहले कौन आ गया भारत में? उत्तर प्रदेश आ गया है। अब आते हैं केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले। किसके लिए है? केरल किसका? गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं प्रमुख कृषि संस्थान है और स्थान है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुआ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विभाग की स्थापना हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना कटक। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना कटक में किया गया। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ किया गया? आनंद में किया गया। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद में किया गया। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ है? करनाल। कहाँ किया गया? करनाल में किया गया। गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? कोयम्बटूर में किया गया। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ गया? चिकमंगलूर। कहाँ किया गया? चिकमंगलूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? बैरकपुर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया बैरकपुर में किया गया है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण की स्थापना कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। यानी केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? फरीदाबाद में किया गया है। अब है टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? जोधपुर। टिड्डी चेतावनी संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना कहाँ है? फरीदाबाद। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का कहाँ? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? हैदराबाद में। यानी राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हैदराबाद में किया गया। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन स्थान कहाँ गया? जयपुर में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कहाँ किया? जयपुर में। अब भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? झांसी में किया गया। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म कहाँ है? हैसर घट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कहाँ है? अल्मोड़ा। कहाँ किया गया? अल्मोड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ की स्थापना कहाँ किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थापित है? गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास की स्थापना कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ किया गया? पुणे। पशु रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। अब पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान की स्थापना कोलकाता में किया गया। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान की स्थापना बेंगलुरु में किया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु। यानी पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना जालंधर। पशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना जालंधर में किया गया। पशु चिकित्सा जैविक स्थापना कहाँ? गुवाहाटी। पशु चिकित्सा जैविक का स्थापना कहाँ किया? गुवाहाटी में किया गया। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोलकाता में किया गया। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोलकाता में किया गया। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान की स्थापना रांची में किया गया है। अब मालवीय विकास अमर, आजाद, बहार, परास आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। यानी मालवीय विकास अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर की क्या है? प्रमुख फसलें हैं।
किस में है फसलें हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पेज है, देख लेते हैं। अब है कुल फसलों में राज्यों का स्थान, कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2023-24 का आंकड़ा है। फसल हो गया प्रथम स्थान, हो गया द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ठीक है, कुल खाद्य, देखिए ये करंट अफेयर्स देखिएगा, क्योंकि ये हमेशा ये चेंज होते रहता है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई ऐसे। ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। कुल खाद्यान्न में कहा जाए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का रहता है, और द्वितीय तृतीय छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट से आपको देखना पड़ेगा, हमेशा हर एक महीने में चेंज होते रहता है। कुल दलहन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कुल तिलहन में कहा जाए तो राजस्थान, तिलहन का मात्रा कहा जाए तो राजस्थान। कुल मोटे अनाज में कहा जाए तो राजस्थान में, कुल मोटे अनाज में राजस्थान। ठीक है, अब है विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, ये भी हमेशा चेंज होते रहता है हर एक साल, ये करंट अफेयर्स आप देखिएगा। ठीक है, फिर भी हम कह रहे हैं चावल में कहा जाए तो तेलंगाना, चावल में कहा जाए तो तेलंगाना, आप करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा। ठीक है, चावल में कहा जाए तो तेलंगाना। गेहूं में कहा जाए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, गेहूं में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश। बाजरा में कहा जाए तो राजस्थान, बाजरा में कहा जाए तो राजस्थान। मक्का में कहा जाए तो कर्नाटक, मक्का में कहा जाए तो कर्नाटक। चना में कहा जाए तो मध्य प्रदेश, चना में कहा जाए तो मध्य प्रदेश। अरहर तूर में कहा जाए तो कर्नाटक, कहाँ है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सेकेंड, ये थर्ड है। ठीक है, ये प्रथम स्थान खाली देखें। अब है मसूर में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, मूंगफली में प्रथम स्थान गुजरात का, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में महाराष्ट्र, सूरजमुखी में कर्नाटक, सूरजमुखी में हमेशा कर्नाटक अव्वल रहता है। कपास में गुजरात, कपास में कहा जाता है गुजरात। जूट में कहा जाता है पश्चिम बंगाल, जूट के लिए कहा जाता है पश्चिम बंगाल। आलू में प्रथम स्थान भी उत्तर प्रदेश का रहता है। प्रथम आलू में अगर भारत में कहा जाए तो किसका स्थान रहता है? उत्तर प्रदेश का। प्याज में कहा जाए तो किसका स्थान रहता है? महाराष्ट्र का। किसका स्थान रहता है प्रथम? महाराष्ट्र का। गन्ना में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, लेकिन ये गलत है। बिहार इतना गन्ना उत्तर प्रदेश में कभी होगा ही नहीं, भले कुछ भी कहे कोई। अब है भारत, लेकिन भाई सरकारी आंकड़ा कहता है उत्तर प्रदेश, तो मानना पड़ेगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्म किसका है? गेहूं का। किसका है? गेहूं का है। अब है पेंगिन। क्या है? पेंगिन किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? किसका है? मूंगफली का। किसका है? मूंगफली का। अब है झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यानी झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब एक गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उत्पादन। न्यूनतम भूमि में अधिकतम उत्पादन को गहन कृषि कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा। यानी राजस्थान कहा जाए सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? सरसों एवं बाजरा का वहाँ पे उत्पादन होता है, क्योंकि राजस्थान में भरसक रेतीला स्थान है और कुछ जगह पे रेड मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अब भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। यानी भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। अब है उकठा रोग कौन सी फसल की प्रभावित करता है? चना। उकठा रोग कहाँ पाया जाता है? चना में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रबड़ और नारियल का उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। अब है भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक में। कहवा, रबड़, तंबाकू की कृषि कहाँ की जाती है? कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है?
एक्वापोनिक, क्या बोलते हैं? एक्वापोनिक कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वापोनिक कृषि कहा जाता है। यानी पौधा उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। अब भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। किन दो फसलों को उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसका है? गेहूं और चना का, गन्ना का। गेहूं और गन्ना का। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना का है। अब अरंडी। अरंडी का बृहत्तम उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित? जैविक कृषि के प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। यानी जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से सदाबहार क्रांति संबंधित है। अब भारत में चीनी के प्रथम चीन अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है? कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। यानी भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। अब भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्य, यानी भारत में 5 ऐसा राज्य है जहां मत्स्य उत्पादन किया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। लोग कहता है कि बंगाली का मछली खाओ, यानी पश्चिम बंगाल जाओ खूब मछली मिलेगा खाने को। आंध्र प्रदेश में कोई नहीं कहता जाने का, लेकिन पश्चिम बंगाल में जरूर कहता है कि वहाँ जाएगा तो बंगाली के हाथ से मछली खाएगा। यानी अखिल भारतीय उत्पादन कहा जाए तो 2024-25 के हिसाब 175.45 टन के हिसाब से हुआ है। अब सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। यानी सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। किससे है? जूट उत्पादन से है, जिससे भारत में का स्वर्णिम तंतु कहा